तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हेन की मॉम डिवोर्स पेपर का फोटो भेज देती हैं जिस पर होनू का साइन था, जो देख हेन बहुत ज्यादा हर्ट होती है। फिर भी वो होनू को फोटो दिखाकर कहती है बताओ ये तुमने नहीं किया, पर होनू मान लेता है कि ये डिवोर्स पेपर उसी ने बनाए थे। हेन पूछती है कि तुमने ये सब कब बनाया था। तब भी हेन को याद आता है कि जिस दिन उसने होनू को उसके मरने की बात बताई थी, उस दिन होनू उससे कुछ कहने आया था और उसके हाथ में एक पेपर भी था। तो हेन उससे पूछती है कि क्या वो उसी दिन था जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मरने वाली हूँ। होनू हाँ कहता है। होनू के हर जवाब से वो हट हो रही थी। उससे पूछती है कि तुमने डिवोर्स पेपर मुझे नहीं दिए क्योंकि 3 महीने बाद मैं मरने ही वाली थी। होनू कहता है हाँ, क्योंकि सच में होनू ने ये सब यही सोचकर डिवोर्स पेपर हेन को नहीं दिए और ये सब सुनकर हेन का दिल टूट जाता है और उसे कहती है कि अब तक सब कुछ झूठ था जो तुमने किया और जो भी तुमने कहा वो सब झूठा। होनू उसे कुछ नहीं कह पाता है। हेन उससे पूछती है अब जो क्यों, अब तक तो सिर्फ झूठ बोलते आए हो ना। होनू उसे बताता है कि यहाँ आते हुए मैंने उस लॉक को ढूंढ लिया है जो हमने 3 साल पहले ब्रिज पे लगाया था। ये बताते हुए और सुनते हुए दोनों के आंखों में जो इमोशंस थे वो हमें साफ दिखाई देते हैं। अगले सीन में हेन अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी होनू उसे बात करने आता है, पर हेन यहाँ से निकल जाती है। होनू उसके पीछे जाता है, उसका हाथ पकड़कर उससे रोकता है एंड कहता है कि अभी बहुत रात हो चुकी है और कहता है मैं चला जाता हूँ। हेन कहती है क्या चाहिए तुम्हें, जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो, अब गुस्सा करने की भी एनर्जी नहीं बची है। होनू कहता है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ, मुझे ऐसा किस लिए करना पड़ा तो मैं ये बता सकता हूँ। पर हेन कहती है कि मुझे अब कुछ नहीं जानना। ये कहकर अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है और होनू देखता है कि उसने शूज भी उतार दिए थे, तो वो जल्दी से शूज लेकर लिफ्ट की ओर भागता है, पर हेन तब तक लिफ्ट के अंदर चली गई थी। हाँ, वो होनू के साथ बिताए हुए कुछ पल, उस दिनों की मेमोरीज को याद कर रही। हेन के मरने की बात सुनकर होनू ने जब उसे गले लगाकर आई लव यू कहा था, तब से लेकर हेन हर वो पल याद करती है। होनू ने जिस तरह से उसकी केयर की थी वो सब कुछ अब हेन को झूठ लगने लगता है। हेन जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलती है, अचानक वो अपने आप को रोड के बीच में जब एक ट्रक से उसकी टक्कर होने ही वाली थी, पर होनू आकर उसे बचा लेता है। वो दूर से ही हेन को फॉलो कर रहा। होनू उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, क्या तुम्हें पता नहीं है रोड पर कैसे केयरफुली रहना चाहिए। अंदर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बस एक बार मेरी बात तो सुन लो, फिर तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। हेन उसे कहती है कि अगर ऐसा कभी दोबारा हुआ तो मुझे बचाना मत। ये कहकर उसका हाथ छुड़ाकर वो चली जाती है। सुचुअल दहाई से कहता है कि होन वो ऐसा कर सकता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। ग्रैंडपा के खिलाफ उसने प्लानिंग किया और इनको डिवोर्स देने की तैयारी कर रहा था। किसी ने तो उसे डिवोर्स के लिए उकसाया होगा। दहाई पूछती है कौन हो सकता है, तो चुअल कहता है कि मेरी आंटी, क्योंकि उनका भी 3 बार डिवोर्स हो चुका है। मैंने उन्हें कई बार अकेले बात करते हुए भी सुना है। हेन जिस दिन जर्मनी गई थी उसी शाम को मैंने आंटी और होनू को बात करते हुए सुना था। आंटी उसे रोते हुए कुछ कह रही थी। तब आंटी ने होनू से पूछा था कि तुमने उसे अकेले जाने क्यों दिया। तो सुचोल को समझ ही नहीं आया कि वो लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, इसलिए उसे लग रहा था कि उनके बीच कुछ तो ग्रेट है। जो सुन अब दहाई को भी उन पर डाउट हो जाता है। इधर हेन का रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उसकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी, जिस वजह से डॉक्टर होनू से कहते हैं कि अब हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नेचुरली जब तक व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं बढ़ जाते, जिसमें कितना टाइम लगेगा वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हेन के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, टेम्परेरी मेमोरी लॉस की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इसलिए आपको हेन के लिए और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। पर ऐसे टर्मिनली इल पेशेंट में जीने की इच्छा भी होनी चाहिए, कोई रीजन या पर्सनल या कोई ड्रीम जिसके लिए वो जीना चाहती हो। मैं अभी तक कई टर्मिनल इल पर्सन से मिल चुका हूँ, इसमें कईयों के साथ मिरेकल हो चुका है, क्योंकि वो सभी किसी न किसी वजह से जीना चाहते थे। इसीलिए इनके पास भी ऐसा कोई रीजन होना चाहिए जिसके लिए वो जीना चाहती हो। अभी नर्स आकर बताती है कि हेन ने डिस्चार्ज ले लिया है, तो हेन वो उसे समझाने लगता है कि ऐसे डिस्चार्ज नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर ने बताया थोड़ी दिन वेट करने के लिए WBC बढ़ जाएंगे। पर हेन कहती है कि तुम कितने घटिया हो, मैं जानती हूँ तुम बहुत खुश हो गए क्योंकि मैं मर रही हूँ, इसलिए दिखावा बंद करो, वैसे भी मेरे ठीक होने की अब कोई उम्मीद भी नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगती है। जो सुन होनू जाकर उसे रोकता है एंड कहता है कि क्या तुम एक बार भी ट्राई नहीं करोगी। हेन उसे इग्नोर करके जाने लगती है, पर होनू उसका हाथ पकड़कर रोकता है एंड कहता है कि क्या तुम मुझ पर कोई केस नहीं करोगी। आई मीन मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ अगर तुमने बिना किसी कोर्ट के झमेले के मुझे डिवोर्स दिया तो। हेन पूछती है क्या मतलब। होनू कहता है कि तुम तो सब जानती ही हो, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दोगी, इसलिए अब ज्यादा नाटक मत करो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे साथ रहना नरक से कम नहीं, तुम कैसी लड़की हो तुम खुद भी जानती हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना ही पड़ा। तुम्हारे साथ आराम से एक अमीरों वाली जिंदगी
जिंदगी जी सकता था, पर मैंने तुम्हारे डिवोर्स देने का फैसला क्यों किया पता है? क्योंकि तुम्हारे साथ रहना अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सबसे ज्यादा मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हेन उसे चुप रहने के लिए कहती है, पर होनू से ज्यादा गुस्सा दिखाने के लिए कहता है, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हुआ था चला कि तुम मरने वाली हो, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया ताकि शांति से मुझे डिवोर्स मिल जाए, पर मैं पकड़ा गया और मेरा प्लान बर्बाद हो। तो अगर तुमने मुझ पर बिना कोई एक्शन लिए जस्ट मुझे डिवोर्स दे दिया तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। क्या तुम ऐसा करोगी? हम देखते हैं कि ये सब सुनकर हेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर होनू उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि चलो फिर कोरिया वापस चलते हैं, और हाँ, अगर मैं पहले की तरह तुम्हारे इशारों पर नाचता रहा तो क्या तुम अपनी वसीयत अभी रिवाइज करोगी? तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए अपनी विल बदलो। ये सुनकर हेन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हेन कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे गुस्से को हैंडल कर पाओगे? पर होनू चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकती हो। अब तक जो हेन डिप्रेस्ड थी, अब तो वो अपने रिवेंज मोड में आ जाती है। इधर क्वींस ग्रुप में जिसने घोटाला किया था का इंट्रोगेशन चल रहा था। इसकी खबर इधर चेयरमैन को मिलती है और उन्हें ये भी बताया जाता है कि प्रोसिक्यूटर चेयरमैन को भी सम्मन कर सकते हैं पूछताछ के लिए। इनके डैड को उनकी फिक्र होती है, तो चेयरमैन कहते हैं कि फिर तुम चले जाओ मेरी जगह। जब मैं सुचवल की उम्र का था तब मैं 10 महीने के लिए ऑलरेडी जेल जा चुका हूँ। तो हेन के डैड कहते हैं कि अगर मैं भी सुचवल की उम्र का होता तो मैं भी चला जाता। ये कहकर सभी लोग सुचवल की ओर देखने लगते हैं, तो सुचवल कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे जेल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डैड कहते हैं कि ये एक एक्सपीरियंस होगा, और वैसे भी अगर तुम इंट्रोगेशन में गए तो लोग तुम्हें ही क्वीन ग्रुप का वारिस समझेंगे। पर सुचवल तो उसके लिए बिल्कुल नहीं मानता है। तो उनके एक डायरेक्टर कहते हैं कि प्रोसिक्यूटर का आपको बुलावा आए उससे पहले मिस्टर योंगसो के साथ आपको डील कर लेनी चाहिए, वरना हमारी राइवल कंपनी को मौका मिल जाएगा और वो लोग हमारी कंपनी में गफले वाली बात को न्यूज में निकाल देंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट हमारे हाथ से चली जाएगी, और यही तो हमारे राइवल कंपनी चाहते हैं। इसलिए चेयरमैन सुजवल को ऑर्डर दे देते हैं योंगसोंग के साथ इस डील को फाइनलाइज करने के लिए, जो कि वो तुरंत ही जाकर कर लेता है। जल्द से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर योंगसोंग के साथ रिजॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। इधर हेन और होनू भी कोरिया लौट आते हैं, जहां होनवो को न्यूज से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में पता चलता है, जिसे देखकर वो हैरान होता है। वहीं इधर योंगसोंग अपने अगले प्लान की ओर बढ़ता है, क्योंकि ये रिजॉर्ट क्वीन ग्रुप और योंगसोंग के पार्टनरशिप में बन रही थी, जिसमें क्वींस ग्रुप का 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट था और वो 1 ट्रिलियन क्वीन ग्रुप के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे थे। तो योंगसोंग इस प्रोजेक्ट में जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को जानबूझकर सामने लाएगा, जिससे क्वींस ग्रुप के इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस ले लेंगे, और तब योंगसोंग उन्हें ऑफर देगा इतना अमाउंट इन्वेस्टर्स ने वापस लिया है, वो अकेला वो सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा, जिसके बदले वो उनसे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स लेगा। और जैसे ही उनकी कंपनी के घोटाले का न्यूज बाहर आएगा, क्वींस ग्रुप के स्टॉक्स गिर जाएंगे। तब मैं उन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की हेल्प से क्वींस ग्रुप के स्टॉक खरीद लूंगा, क्वींस ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाऊंगा, क्योंकि योंगसोंग ने बहुत पहले से ही क्वींस ग्रुप के स्टॉक्स खरीद रहा था। जो सुन बाकी सब लोग बड़े खुश होते हैं, क्योंकि अब तो उनके प्लान के बीच का काटा यानी होनवू उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इधर हेन के घर आते ही फैमिली मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ ग्रैंडपा से पूछते हैं कि डिवोर्स पेपर पे साइन होनू के हैं या नहीं। हेन की मॉम कहती हैं कि उसी के होंगे, और किसके दिए हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि पहले उसने मेरे रूम में बक्स लगाए, फिर उसके पास से घोटाला करने वाले के सारे प्रूफ मिलना, जरूर उसी ने हमारे राइवल कंपनी के प्रोसिक्यूटर को इस घोटाले के प्रूफ दिए हैं। डैड कहते हैं कि पर वो हेन को डिवोर्स क्यों देगा, यही बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि शायद उसका कोई अफेयर हो सकता है, तो डैड कहते हैं कि वो उसके बारे में पता करेंगे, पर हेन कहती है कि कोई जरूरी नहीं है, डिवोर्स के बाद मैं उसे क्वींस ग्रुप से खुद निकाल लूंगी, पर उससे पहले मुझे उसके बारे में सब कुछ पता करना है। मेरी ऑडिट टीम ये सब संभालेगी, मैं पर्सनली उसके सारे कंप्यूटर्स, डॉक्यूमेंट, अकाउंट्स, फोन, फंड्स, वो किससे मिला है, कहाँ गया है, सब कुछ चेक करूंगी। अगर मुझे कोई भी घोटाला का नामो निशान मिला तो मैं उसे रिपोर्ट करूंगी, और जो डैमेज उसने पहुंचाया है वो सब उससे वसूल करूंगी, इसलिए आप में से कोई भी मेरे रास्ते मत आना। ये बोलकर वो डिवोर्स पेपर लेकर चली जाती है। इधर होनू सीधे उस टैक्स शॉप में आता है जहाँ योंग भी आया था। मैं उसे बता दिया था कि हेन को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए योंग को उसकी फिक्र हो रही थी, क्योंकि हेन चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। योंग पूछता है कि उसने तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया होगा। होनू कहता है कि नहीं, वो रोई थी और मेरी वजह से वो रोई थी। ये बोलकर होनू काफी ज्यादा सैड होता है। तो यहाँ से जाते हुए योंग पूछता है कि तू आगे क्या करेगा और तेरा प्लान क्या है, क्योंकि हेन तुझसे बदला लेने के लिए प्लानिंग जरूर कर रही हो। होनू कहता है कि हाँ, उसे करना भी चाहिए, उसे अभी कुछ मोटिवेशन
कंसंट्रेशन की जरूरत है ताकि वो अपना पूरा ध्यान किसी और चीज पे लगा। योंग कहता है कि तू जानबूझकर उसके हाथों बर्बाद होना चाहता है। होनू कहता है कि यही एक रास्ता है जिससे वो जी पाएगी, यानी होनू ने उसे जानबूझकर ही वो सब कहा था ताकि हेन उससे बदला लेने के काम में बिजी हो जाए और अपने कंडीशन के बारे में सोचकर डिप्रेस न हो। तो वो यहाँ से सीधा जाता है ग्रैंडपा से मिलने के लिए। बाहर उसे सुचल मिलता है जो उसे कहता है कि तुम चाहे जो भी कर लो, क्वींस ग्रुप का बारिश मैं ही रहूंगा। ये सब कुछ मेरा होने के बाद तुम्हें और हेन को कहीं दूर भेजने वाला पर तुमने पहले ही गड़बड़ कर दी। होनबो से अगेन वार्न करता है और बताता है कि रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट को रोक दो क्योंकि अभी तक उस जगह की वैलिडिटी टेस्ट नहीं हुई है और लाइसेंस मिलने की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सुचल उसे हिचक कराते हुए कहता है कि मेरे रास्ते में आना बंद कर। होनू से बताता है कि जिस कंसल्टेशन बन का प्रॉफिट होगा पर वो एक्चुअल फिगर नहीं है, एक्चुअल फिगर है सिर्फ 89 बिलियन वॉन, इसलिए मेरी बात मानो और इस प्रोजेक्ट को रोक दो। पर सुचल तो होनू पे ही गुस्सा करने लग जाता है, इसलिए होनू अंदर चला जाता है ग्रैंडपा से बात करने के लिए और उनके रूम के बाहर मिलती है हेन की मॉम जो अगेन होनू पे गुस्सा करने लग जाती है। तभी चेयरमैन का सेक्रेटरी उसे अंदर आने के लिए कहता है और होनू को चेक करके उसके फोन वगैरह बाहर रखकर उसे अंदर लाता है। इसके साथ ही ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि हमारे राइवल कंपनी ने तुम्हें क्या ऑफर किया है। होनू को समझ नहीं आता है उनका क्या मतलब था। ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम हेन को डिवोर्स क्यों देना चाहते हो, लगता है तुम्हें बर्बाद होने का शौक है। तुमने मेरे रूम में बक्स लगाए, हमारी कंपनी की सीक्रेट्स तुमने हमारे राइवल कंपनी को दिए, कहीं तुम भी हमारे फाइनेंशियल हेड के साथ इस घोटाले में शामिल तो नहीं हो और तुम सभी ने मुझे टारगेट तो नहीं किया। वो बताता है कि इस घोटाले में आपको ही टारगेट किया गया है, ये बात सच है। चेयरमैन कहते हैं कि मैंने ये पूछा कि तुम इसमें शामिल हो या नहीं। तभी होनवो ने कुछ फोटोज दिखाता है एंड बताता है कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल हेड और जो अकाउंटिंग फर्म हमारी कंपनी का ऑडिट करता है उस फर्म का डायरेक्टर, जो वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और काफी क्लोज भी हैं, वो इतने सालों से हमारी कंपनी में ऑडिट कर रहा है लेकिन उन्होंने पिछले 5 सालों में एक बार भी फाइनेंशियल हेड के घोटाले को नहीं पकड़ा। जो सुन ग्रैंडपा भी सोच में पड़ जाते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम्हारा कहना है डायरेक्टर जो हमारे फाइनेंशियल हेड दोनों मिलकर इस घोटाले को कर रहे हैं। वही हमने देखते हैं कि योंगसोंग ने जो चेयरमैन को जो पेंटिंग गिफ्ट किया था उसमें फिट हुए कैमरे से योंगसोंग अपने रूम से ही उनको लाइव देख रहा था। उन्होंने बताता है कि इस घोटाले में सिर्फ डायरेक्टर जो और फाइनेंशियली हेड शामिल नहीं है बल्कि डायरेक्टर जो और फाइनेंशियल हेड ने उस किसी के ऑर्डर पे ये काम किया है, यानी कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको टारगेट कर रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि उसी ने मेरे यहाँ न रहने का फायदा उठाकर मेरे रूम में वो सारे ट्रांसमीटर एंड रिसीवर रखवाया है ताकि वो मुझे अपने रास्ते से हटा सके। ग्रैंडपा पूछते हैं कि फिर वो मास्टरमाइंड कौन है। फिर वो बताता है कि मुझे अभी तक कंफर्म उसके बारे में नहीं पता चला। तो ग्रैंडपा उस पर भड़कने लगते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगा जबकि तुमने हेन को हमारी फैमिली को धोखा दिया है। योंगसोंग डायरेक्टर जो को कॉल करा है और उसे बताता है कि होनबो अब तुम्हारे पीछे है, इसे जल्दी करो। और अब योंगसोंग आगे क्या करता है, उसका आगे क्या प्लान होता है, देखते हैं अगले पार्ट। तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज